Good morning, friends. First of all, Happy Independence Day to all of you. My dear friends, in last lecture number 11 and 12, we are discussed about so many things of relation, function, trigonometric function, etc. Hello, yes. तो आप सब ने वो रिकॉर्डिंग लेक्चर देखे होंगे जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था. ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी वो सब थोड़ा बहुत डिस्कशन और करते हैं आज के लेक्चर में, जो आपको जेडब्ल्यू के मेन पार्ट में आपको बहुत जरूरत है. सो फ्रीक्वेंटली यू यूज टू ऑल दिस फॉर्मूला which we discussed in earlier lecture as well as the running lecture यानी current lecture. So आप 11th में हो या 12th में हो, ऐसे समझ के अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो नहीं कर रहा हूं. इस जनरल पेज पे ऐसा डिस्कशन कर रहा हूं. मैंने आपको अगले लेक्चर में भी बताया था कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बेस बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूं, जिसकी वजह से आपको मैथ्स में कोई भी टॉपिक में कोई भी जगह पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा. 110% you are very clear from your side. Understand what I am saying? Yes. So my dear friends, in last lecture we discussed about function, relation, trigonometric function, etc. So now in today we start with the trigonometric function with some important result. In this lecture, first of all, we discuss about even and odd function. What is function? That you have to know. आपको मालूम है फंक्शन क्या है. मैंने आपको जब रिलेशन और फंक्शन के बारे में डिस्कस किया तभी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या है. तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, दैट यू हैव टू नो. फ्रॉम वेन डायग्राम, दैट आल्सो यू हैव टू नो दैट इट इज अ फंक्शन और नॉट. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इवन और ऑड फंक्शन क्या है. व्हाट इज इवन फंक्शन, व्हाट इज ऑड फंक्शन. सो इवन फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी है, अ फंक्शन f is said to be even if a function f is said to be even if f of minus x is equal to fx. अगर कोई भी फंक्शन में आप x की जगह माइनस x रखोगे और अल्टीमेटली आपको सेम फंक्शन मिलेगा, अल्टीमेटली आपको जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वही मिलेगा, then and only then you can say that your function is even, otherwise not. As for example, if we consider your function f from n to n, where n is domain, n is codomain, your function f of n is defined as something like that, n raised to 4. Now we take any values for n for which it's negative. Suppose यहाँ पे z to z consider करो because n is natural number. So f of minus n रखो, n की जगह में minus n रखो तो यहाँ पे रहेगा minus n to the power 4. ये even power है, even power की वजह से ये रहेगा n raised to 4. But your n raised to 4 is nothing but your f of n. So ultimately you get f of minus n is equal to f of n, therefore your f is even function. Clear? F is even function. Okay. तो ये बात हुई इवन फंक्शन की. सेम में मेरे को जाना है ऑड फंक्शन में. तो फंक्शन f is said to be odd function. A function f is said to be odd function if f of minus x is equal to minus fx. That is the most important part of the definition. अगर कोई भी फंक्शन में जो भी वेरिएबल है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट,
मान लो कि डियर फ्रेंड्स आपका फंक्शन x में डिफाइन हुआ है तो x, z पे डिफाइन हुआ है तो z, n पे डिफाइन हुआ है तो n, p पे डिफाइन हुआ है तो p, a पे डिफाइन हुआ है तो a, वॉट एवर इट डजंट मैटर। तो उसमें आप n की जगह माइनस n रखो, x की जगह माइनस x रखो, तो आपको सामने अगर नेगेटिव fx मिलता है that mean only then your function is odd function। सेम फंक्शन में डिफाइन करूं फ्रॉम z टू z where fn is equal to n cube। So what is f of minus n? Minus n to the power 3, that is minus n cube because odd power माइनस n इज रखो यहां पे रहेगा, ये आपका fn। So f of minus n is minus fn, therefore it is a odd function। So odd और इवन की मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम बहुत यूज करेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन इवन है कि odd है वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। देख लो, तो f of माइनस एक्स इज इक्वल टू fx मिलता है। अगर कोई भी फंक्शन में माइनस एक्स रखने से, x की जगह माइनस एक्स रखने से अगर आपको प्लस fx मिलता है तो आपका फंक्शन इवन रहेगा, माइनस एक्स रखने से माइनस fx मिलता है तो आपका फंक्शन ऑड रहेगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? सो जैसे जैसे वो डेफिनेशन का यूज प्रैक्टिकली हम करेंगे वैसे आपके माइंड में सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है इवन और ऑड की डेफिनेशन के लिए। तो इवन और ऑड की जो डेफिनेशन है इसके लिए आपको इतना याद रखना है। अब इसको हम हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ रिलेट करते हैं। तो हाउ कैन वी रिलेट विद ऑड एंड इवन फंक्शन यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? तो सबसे पहले आपके पास टोटल 6 फंक्शन है, उसमें से मैं बता दूं कि आपके पास जो 6 फंक्शन है इसमें से इवन फंक्शन कौन से है? तो फ्रेंड्स इसमें से 2 इवन फंक्शन है, फर्स्ट वन इज कोस, सेकेंड वन इज सेक, एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन आर ऑड फंक्शन। रेस्ट ऑफ द फंक्शन आर ऑड मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और इसका रहेगा टेन। ये चारों फंक्शन ऑड है, ऊपर के 2 फंक्शन इवन है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपको इवन और ऑड कैसे आपको जज करना है। तो ये आपको याद रखना है कि कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा। वाई? बिकॉज कोस इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो ऑड रहेगा। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स, तो कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, देयरफॉर कोस इज इवन, एंड वाइस वर्सा, कोस इज इवन सो कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, एंड सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा। एज फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कोस ऑफ माइनस 30, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कोस 30 दैट इज √3/2। अगर आपको लिखना है सेक ऑफ माइनस 30 तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है सेक 30 दैट इज 2/√3। अगर आपके पास है सेक ऑफ माइनस 60 तो आपको सिर्फ इतना लिखना है सेक ऑफ 60, द आंसर इज 2। ओके, तो यहां पे आपको इस तरह से वैल्यू कंसीडर करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये बात हुई इवन और ऑड फंक्शन के लिए। ओके, सपोज एक एग्जांपल ले लो कोस ऑफ माइनस 60 दैट इज कोस 60 इट इज 1/2, क्योंकि ऑड फंक्शन नहीं है इवन है। इवन है इसकी वजह से माइनस साइन अगर भी एंगल में है तो भी आपका फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सेम सिचुएशन में आप लिखोगे साइन ऑफ माइनस 30, यू कैन नॉट राइट साइन 30 टू राइट डाउन साइन ऑफ माइनस 30। दिस इज f, this is minus x, that is minus f of x. So from this definition,
From this definition, sine of minus 30 is minus sine 30. Again, its value is minus half. So same way, you can write tan of minus 30 because tan is odd function. So it is minus tan 30. से कितना लिखना है? क्या लिखना है? Minus tan 30. Minus tan 30 मतलब minus 1 by root 3. क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पे से आप ऑब्जर्व करो कि अगर कोई भी फंक्शन इवन है तो आपको माइनस एंगल है तो आपको फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, और कोई भी फंक्शन और है विथ नेगेटिव एंगल तो आपको फंक्शन में आगे माइनस साइन दिखनी है। तो इस पे से आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan of minus theta is minus tan theta, cot of minus theta is minus cot theta, and cosec of minus theta is minus cosec theta, because all these are the odd function and two are the even function. Okay, so यहाँ पे एक important definition बता दी मैंने आपको even और odd function की. Now next we discuss about most important part of the trigonometric function, that means it is increasing or decreasing function. What is increasing or decreasing function? तो dear friends, मैंने आपको यूनिट सर्कल पे डिस्कस किया था. ये आपका पॉइंट 10, ये आपका -10, ये 0, 1, ये 0, -1. ये आपके 4 पॉइंट्स हैं. यस, मैंने आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स, जब ये पॉइंट पे डिस्कशन किया था, योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट x, मान लो कि पॉइंट 10 है, that is x comma y. X coordinate is 1, y coordinate is 0. X coordinate is always gives the value of cos theta, y coordinate is always value of sin theta. यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये रहेगा आपका fourth quadrant. So first, second, third and fourth, all are the first, second, third and fourth in which first quadrant में कौन से फंक्शन पॉजिटिव है तो आप बोलोगे all. Second quadrant में कौन से तो आप बोलोगे sin and reciprocal of sin, that is cosec. Third quadrant में कौन से तो आप बोलोगे tan और reciprocal of tan, that is cot. Fourth quadrant में तो आप बोलोगे cos and reciprocal of cos, that is sec. ओके, तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड अगेन इट इज 2π. अब देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके क्वाड्रेंट से. यहां पे लिखूंगा मैं फंक्शन, ये साइन, ये कोस, ये टेन, कॉट, ये सेक एंड कोशेक. ओके, तो अब मेरे को आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस करना है कि फंक्शन कहां पे इंक्रीज होता है, कहां पे डिक्रीज होता है. कोई भी फंक्शन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. आप बोलोगे सर क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज. प्लीज डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूं. इंक्रीज मतलब कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो फंक्शन मूव होता है
from one point to the another point, the function moves from the first a10 to b01, तो वहां से जो रोटेट होता है तो इन बिटवीन इतने इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. बट बाय यूनिट सर्कल, if the function is increasing, using the sign up arrow key. If the function is decreasing, we use the sign down arrow key. Okay? अब देखो मैंने आपको बताया है यहां पे कौन सा पॉइंट है 10, तो मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए को मूव कर ए की ओर से मैं बी की ओर जाता हूं. सिर्फ मैं एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ के चलता हूं. यहाँ पे 1 है, 1 से लेके 0, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कोस थीटा, तो कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 की ओर जाता है, मतलब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है बताओ. तो कोस थीटा आपका कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से लेके 0 की ओर जाता है. इट विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यस, डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे आपको लिखना है डाउन एरो की. क्लियर? पकड़ के रखो एक्स को, छोड़ना नहीं है जब तक मैं नहीं बताऊं. फ्रॉम 0 to -1, अगेन एक्स कोऑर्डिनेट 0 to -1, बी को मूव करना है ए डैश की ओर, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 to -1, so second quadrant it will be again decreasing. Now third, -1 to 0, ए डैश को मूव करना है बी डैश की ओर, फ्रॉम -1 to 0 in third quadrant it is again increasing. So 0 to 1, अब आप जहां पे स्टार्टिंग किया था वहां पे आपका एंडिंग पॉइंट रहेगा 2 पाई, तो आप जाओगे 0 to -1, अगेन इट विल बी इंक्रीजिंग. अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो है वो क्वाड्रेंट है. अब आप चेक करो कि कोस कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीज और कौन से क्वाड्रेंट में डिक्रीज है. तो आप बताओगे सर कोस 3 और 4 में इंक्रीज, 1 और 2 में डिक्रीज. क्लियर? कोस फंक्शन 3 और 4 में इंक्रीज हो रहा है और 1 और 2 में डिक्रीज हो रहा है. ओके, कोशिश क्लियर. नाउ अब मैं पकड़ता हूं y को. y मतलब साइन को. देखो y कोऑर्डिनेट 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से +1, दैट विल इंक्रीज. 1 to 0, again it will be decrease. 0 to -1, 0 to -1, again it will be decreasing. -1 to 0, again it will be increasing. आप बोलोगे साइन 14 में इंक्रीज, 23 में डिक्रीज. आई रिपीट अगेन द सेम प्रोसेस प्लीज. देखो बेटा यहाँ पे 0 था y कोऑर्डिनेट. अगर y कोऑर्डिनेट लो ना तो पूरे रोटेशन में आपको y कोऑर्डिनेट को ही पकड़ के चलना है, x पे ध्यान नहीं देना है. ओके, सो 0 to 1 इंक्रीज. यहां पे क्यों इंक्रीज लिखा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. 1 to 0 सेकेंड क्वाड्रेंट, 1 से लेके 0 की ओर आते हो, दैट मींस डाउन एरो की डिक्रीजिंग. 0 to -1, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, अगेन डाउन की, एंड -1 to 0, अगेन इंक्रीजिंग. तो आप बोलोगे कि साइन 14 में इंक्रीज, कोस 34 में इंक्रीज. साइन 2 में इंक्रीज, 2 में डिक्रीज. कोस भी 2 में इंक्रीज, 2 में डिक्रीज. अब बेटा आपको यहाँ पे मैंने बताया यूनिट सर्कल पे वो बात खत्म हो गई. आपके पास सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट थे, x एंड y, और दोनों कोऑर्डिनेट से आपको यहाँ पे क्लियर होता है कि दोनों कोऑर्डिनेट से आपको कोस और साइन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता चल गया. लेकिन बाकी के फंक्शन का क्या, वो तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2 फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज होते, बाकी के फंक्शन का भी कुछ यहाँ पे देखना पड़ता है. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइन जो है,
Sine function, it is a reciprocal of cosec because cosec theta is equal to 1 by sine theta. Yes या no? Yes. तो my dear friends, cosec theta is equal to 1 by sine theta. That means जहां पे sin increase होता है, जहां पे sin increase होता है वहां पे cosec decrease होता है because 1 by sine is cosec. तो sin first में increase, cosec decrease, sin last में increase, decrease. जहां पे sin decrease होता है वहां पे cosec increase होता है because it's a reciprocal. Both are the reciprocal of each other. Both are the reciprocal of each other. Okay? तो यहां पे देख लो my dear friends कि अगर कोई भी नंबर which are increasing, then taking the reciprocal of this number, then ultimately it goes from the zero side. That means it is decreasing. अच्छा देखो, cos decrease तो यहाँ पे increase, decrease यहाँ पे increase, यहाँ पे decrease, यहाँ पे decrease. तो ये दो याद रखोगे sin और cos, तो अपने आप sec और cosec याद रह जाएगा. नहीं रखना है तो भी रह जाएगा. कई बार बाय रेफरेंस क्या होता है, कोई भी चीज ऐसी होती है जो आपको याद नहीं रखनी है, याद नहीं रखनी है फिर भी आपको वो याद रह जाती है. इसका रीजन क्या है? इट इज रिलेटेड विथ सम पास्ट रिजल्ट्स. इट इज रिलेटेड विथ सम पास्ट रिजल्ट्स. दैट्स व्हाई अगर आप वो रिजल्ट याद रखोगे तो आपके माइंड में ऑन द स्पॉट क्लिक हो ही जाएगा कि साइन यहाँ पे इंक्रीज है, इसका रेसिप्रोकल डिक्रीज. क्लियर? ओके. अब ये बात दो फंक्शन के लिए बाकी है, tan और cot. तो ये कहां से जाए हम? इसमें नहीं tan दिखाई देता है, नहीं cot दिखाई देता है. हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि sin बाय cos इज tan. यहाँ पे अप एरो की, यहाँ पे डाउन है, तो दोनों का डिवीजन भी नहीं ले सकते. क्लियर? तो क्या करूंगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दो आपके लिए मैं अभी बाकी छोड़ता हूं 12th स्टैंडर्ड में, और इसको डेप्थ में स्टडी करेंगे. लेकिन एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे आपको अभी एक्सेप्ट करना है कि tan इज इंक्रीजिंग इन ऑल क्वाड्रेंट. क्या बताया मैंने? आपको अभी एक्सेप्ट करना है कि tan इज इंक्रीजिंग इन ऑल क्वाड्रेंट एंड cot इज डिक्रीजिंग इन ऑल क्वाड्रेंट. अंडरस्टैंड? tan is increasing in all quadrant and cot is decreasing in all quadrant. दोनों इंपॉर्टेंट है. ओके. तो यहाँ पे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग से अभी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किया. फर्स्ट वन इज दिस इवन ऑड फंक्शन, सेकेंड वन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जो आपके लिए जरूरी है. तो अभी वो दोनों डिस्कशन मैंने यहाँ पे आपके साथ किया है. ओके. So it is again the most important part of the mathematics. मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन अभी तक नहीं बताया. सिर्फ यूनिट सर्कल से फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट से इंक्रीज होता है, कौन से क्वाड्रेंट से डिक्रीज होता है, वही डिस्कस किया है. उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन अभी तक मैंने आपको बताई नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन है जो एज फॉर एग्जांपल इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू r एस और a टू b ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं. इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b फॉर एनी टू नंबर x1 x2 बिलोंग्स टू a, इफ x1 greater than x2 implies your fx1 greater than fx2. अगर x1 की वैल्यू x2 से ज्यादा है तो fx1 की वैल्यू fx2 से ज्यादा मिले, then and only then your function f is increasing. बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन होना चाहिए. If your x1 less than x2 implies your fx1 less than fx2, then we can also say that your function f is increasing. Clear? Function f is increasing. As for example, मैं आपको बताऊं कि f is a function from n to n,
wherein consider fx is equal to x square. तो आप सोचो ये डेफिनेशन क्या, आपका फंक्शन कैसे इंक्रीज होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में यहाँ पे मैंने जो दोनों वैल्यू लिए वो कहां से लिए, डोमेन से लिए। कहां से लिया है, डोमेन। तो यहाँ पे मेरा डोमेन क्या है, n है। क्या है, n है। देखो मैं डोमेन से दो वैल्यू कंसीडर करता हूं, वन इज ग्रेटर देन अनदर या वन इज लेस देन अनदर, कोई भी दो वैल्यू। सपोज मैं कंसीडर करता हूं 2 और 5। हियर वी कंसीडर x1 is 2, x2 is 5. So what is f of x1? What is image of f under 2? You can say 4 by this definition. What is image of 5? You can say 25 under this definition. So fx2 is 25, fx1 is 4. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 less than x2 implies your fx1 less than fx2. That means this function is increasing. This function is increasing. Clear? आप बोलोगे सर इसमें x1 की वैल्यू x2 से कम है, कोई बात नहीं। If you can take x1 is 9, x2 is equal to 5 ले लो। What is fx1? 81. What is fx2? 25 from this definition. If x1 is greater than x2, again fx1 is greater than fx2, this definition. So from both this definition, एक बात observe करो. Observe the main thing is, in increasing function, the inequality remains same. Inequality remains same. इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करना है। अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, लेस देन है तो लेस देन। तो कोई भी फंक्शन है, wherever it is increasing, so inequality remains same. So ये बात हुई increasing function। Now we discuss same definition for decreasing function। देखो, for any function f from a to b, taking any two elements x1 and x2 belongs to a, if x1 is greater than x2, even though your fx1 is less than fx2, then function f is decreasing function। अगर आपके पास दो वैल्यू से x1 और x2, जिसमें x1 की वैल्यू अगर x2 से ज्यादा है, value of x1 is greater than the value of x2, even though your fx1 is less than fx2, then function is decreasing। और x1 की वैल्यू x2 से कम है, फिर भी fx1 which is greater than fx2, then your function f is decreasing। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल बनेगा, मैं आपको बताऊंगा। My dear friends, as for example f is function from n to n where fx is 1 by x। देखो यहाँ पे मैं x1 is equal to suppose 5 consider करता हूँ, x2 is equal to 3 consider करता हूँ। So x1 is 5 which is greater than x2 is 3। Yes, this implies what is f of x1? 1 by 5। What is f of x2? 1 by 3। अगर x1 की वैल्यू x2 से ज्यादा है, फिर भी f of x1 की वैल्यू f of x2 से कम है। देख लो, because 1 by 5 is 0.20 and 1 by 3 is 0.33, something like that. That means it is bigger than 0.20। So देखो यहाँ पे इक्वालिटी चेंज हो गई, ग्रेटर देन है तो लेस देन। अगर मैं यहाँ पे सपोज 2 करूँ और यहाँ पे 7 कर दूं, so x1 is 2 less than x2 is equal to 7 implies what is f of x1? 1 by 2 is greater than what is f of x2?
1/7 so 1/2 is greater than 1/7. क्लियर? तो मतलब कि ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है. कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हो. देखो मैं आपको बताऊं, ये 0 1 2 3 4 5. ओके, ठीक से देखना. 0 के लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज योर फंक्शन फ्रॉम n टू n. सपोज मैं 1 रखूं, यहां पे 1 ले लूं, 1 के आगे पॉइंट 1 मिलेगा. ओके, व्हाट इज f of 1 is 1. व्हाट इज f of 2? 1/4. 2 तो 1/4 that is 0.25. 3 लिखूं तो 1/3 that is 0.33. ओके, 1/4 2 के आगे सॉरी 1/2 that is 0.5. 0.33 और के आगे 0.25. 5 के आगे 0.20. That means your graph is in this way. देखो आपका ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू से डाउन वैल्यू की ओर जा रहा है. That means it is a decreasing function. So from the graph you can also visualize the function is decreasing, and by the definition also you can determine the function is increasing or decreasing. So clear? अभी इसमें बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं. This is the initial step for your trigonometric function. कि अगर आपका फंक्शन इवन है कि ओड है, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. फिर भी मैंने आपको दोनों वे से, एक तो डेफिनेशन की मेथड से, सेकेंड वो टेबल मेथड से भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर करा दिया. आपको सिर्फ माइंड में इतना क्लियर रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है. अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है. मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन है तो लेस देन है तो ग्रेटर देन. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ आज के लेक्चर में फिर से दो बातें डिस्कस की. इवन और फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी डिस्कशन किया. सो अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत और भी डिस्कशन करेंगे. लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, हर लेक्चर में आपके साथ बोल रहा हूं कि माय डियर फ्रेंड्स, आप जब भी हमारे लाइव लेक्चर में हमारे साथ कनेक्टेड हो तब आपको पूरे लेक्चर में जितना भी रिकॉर्डिंग लेक्चर है, इसमें जितने भी टॉपिक डिस्कस किए वो सब आपको प्रिपेयर करके बैठना है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार पूरा रिकॉर्डिंग लेक्चर क्लियर करके बैठोगे ना, तो आपके माइंड में जो भी डाउट्स डिफिकल्टी है वो लाइव लेक्चर में हम डिस्कस करके सॉल्व कर देंगे. सो दैट्स व्हाई आई रिपीट इट अगेन कि आप पूरा लेक्चर शांति से पढ़ो, देखो, उसमें जो जो डिफिकल्टी है वो एक अलग नोट्स बना के उसमें नोट डाउन करते जाओ. और लाइव लेक्चर में आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो कि सर आपने ये लेक्चर में सिखाया था तो उसमें मेरे को ये डाउट्स है. तो ऑन दैट डे हम पूरे लेक्चर में वो डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे. ओके, हैव अ गुड डे. थैंक यू.